हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसी तैयारी चल रही है सभी की? चलो अच्छी चल रही होगी ना तैयारी, प्रैक्टिस कर रहे हो सभी डेली। तो बेटा आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना आपको। ठीक है, क्रैब साइकिल सभी ने पढ़ी है। क्रैब साइकिल डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, पता है ये जानकारी है सभी को ना। किसने डिस्कवर की है? हैंस क्रैब ने डिस्कवर की है। कहाँ पर होती है बेटा? साइट ऑफ क्रैब साइकिल कहाँ पर होगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यस और नो? इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है? आपकी क्रैब साइकिल होती है ना। क्रैब साइकिल के अंदर क्या एंटर करेगा बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम, सबको पता है। स्टार्ट कहाँ से होती है? एसिटाइल कोएंजाइम, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। किसके साथ में कंडेंसेशन होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में कंडेंसेशन होगा और क्या बनाएगा आपका? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है मैम, क्यों नहीं बनता। ठीक है, सिट्रिक एसिड के अंदर बेटा 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए हम इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे दी है ना क्वेश्चन के साथ में, कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आप बोलते हो सिट्रिक एसिड साइकिल को। ठीक है, क्रैब साइकिल, तीनों इसी के नाम है। तो सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में कंडेंसेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में। अच्छा, इससे पहले कौन कौन सी रिएक्शन हो चुकी हैं? ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन हो चुकी है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बना और वो एंटर कर गया किसमें? क्रैब साइकिल में। अब चलो स्टेटमेंट देखो फिर। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस्ड ऑफ FADH, यानी FAD रिड्यूस होकर FADH बनता है। ऐसा सिर्फ इस साइकिल में एक पॉइंट आता है बेटा, सिर्फ एक पॉइंट आएगा। अब बताओ कौन सा पॉइंट है? ध्यान है आप सभी को, हमने सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाया था इस साइकिल में। सक्सिनिक एसिड से क्या बनाया है हमने? फ्यूमेरिक एसिड बनाया था बेटा, याद है? इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उस टाइम पर आपका क्या रिड्यूस हो गया था? FAD रिड्यूस होकर बन गया था FADH2। क्लियर है ना? सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया? ये फ्यूमेरिक एसिड। तो ये वाला एक ही पॉइंट था इस साइकिल में जिसमें क्या हो रहा था बेटा? FAD से FADH2 बन रहा था। ठीक है, NADH वाले 3 पॉइंट्स थे हमारे। चलो फिर ये भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें बना था? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बना था? सक्सिनिक एसिड जब बना था तो उस टाइम पर आपका एक मॉलिक्यूल क्या बना है बेटा? GDP से GTP इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज। वाटर यूज होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनाया है बेटा? सक्सिनिक एसिड, और कोएंजाइम को हमने रिमूव कर देना यहाँ से। ठीक है, अब देखो जैसे ही सक्सिनिक एसिड बना उस टाइम एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि पहला और आखिरी
सिट्रिक एसिड साइकिल का यही SLP है बेटा, ध्यान रखना है आपको। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिट्रिक एसिड साइकिल में सिर्फ एक ही बार होता है, यही आपका क्या प्रोड्यूस करके जाएगा, डायरेक्ट GTP मिलेगी आपको इस प्रोसीजर से या इस स्टेप से। ये स्टेप कौन सा है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड। बहुत फोकस होके पढ़ना है हमें ये, ठीक है। तो क्लियर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये यहाँ तक ठीक है। चलो फिर ये दोनों जो हमारे ऑप्शन है ये ठीक है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट और देखो, द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइल कोएंजाइम विद पाइरुविक एसिड। अभी हमने सबसे पहले इस साइकिल का बेसिक ही देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसके साथ में कंडेंस हो रहा था, in the presence of citrate synthase water यूज हो रहा था इस साइकिल में, इस रिएक्शन में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसके साथ कंबाइन हो रहा था बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में, और क्या बना रहा था, सिट्रिक एसिड, है ना। तो आप मुझे बताओ कहाँ पर हमने पाइरुविक एसिड यूज किया, भाई यहाँ पे नहीं किया ना पाइरुविक एसिड, तो यही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई और यही हमें आंसर बताना है, ठीक है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH। मैंने अभी आपको बताया था सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर NAD रिड्यूस होकर क्या बनाता है, NADH। क्या वो तीनों पॉइंट्स देखना चाहोगे, चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पता चल गई। तो आप देखो पहला जो NADH है वो कहाँ बनता है बेटा, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बनेगा आपका, NADH। जब आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। तो पहला NADH तो हमें यहां मिल गया कि मैम जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाया जाता है तो आपका क्या बनता है, NAD रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम सभी को याद है सिट्रिक एसिड साइकिल के, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है यहां तक, ठीक है। दूसरा और देख लेते हैं हम, ये हमारा हो गया रिडक्शन। इस फेज के बाद आपको ध्यान हो तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसका बेटा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होकर हमें क्या मिलता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। याद है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। चलो फिर उसके बाद वापस से क्या होगा बेटा, हमारा डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसका डीकार्बोक्सिलेशन भी करते हैं और डिहाइड्रोजिनेशन भी करते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन भी करेंगे और बेटा क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन भी करेंगे। जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको अभी हमने जो प्रोडक्ट बनाया था सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम यहीं से बन रहा है और आपने इसमें कोफैक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर है बेटा, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आपने क्या बना लिया, सक्सिनिक एसिड। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कहाँ से बनाया था आपने, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से आपने क्या किया था बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फिर वापस से क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन भी और डिहाइड्रोजिनेशन भी। जैसे ये दोनों स्टेप्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या 2 NADH आपने बना लिए, बिल्कुल बना लिए। अब तीसरा NADH और बनाना है आपको। तीसरा NADH कब बनता है बेटा, तीसरा NADH जब बनता है जब आपका मैलेट कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। मैलेट को कन्वर्ट करोगे किस में बेटा,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। मैलेट से जब वापस से आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रीजनरेट करोगे तो आपका क्या बनेगा, NaDH। क्लियर है? कौन सा एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सभी के क्वेश्चंस? ठीक है, तो 3 NaDH आपने देख लिए, पूरी साइकिल नहीं बट हमने ये जो 3 स्टेप्स है ये पूरे अच्छे तरीके से देख लिए यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी आंसर है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो 1 टर्न की पूछ रहा है, यहाँ पर 2 टर्न्स भी हो सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने थे बेटा, लिंक रिएक्शन से हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिले थे, जबकि एवरी साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्न के अंदर एक ही एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा। इन 1 टर्न के अंदर कितना एसिटाइल कोएंजाइम, 1 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स। एक बार में सिर्फ एक ही एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कितनी बार चलती है बेटा, 2 टाइम्स। क्यों चलती है 2 टाइम्स? क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम पायरुविक एसिड से बनेंगे, तो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा। ये जरूर ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओ कितना सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन हुआ था, कितनी बार? SLP का मतलब समझते हो? व्हेन 1 सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। जब एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बनता है उस टाइम बेटा क्या प्रोड्यूस होगी, ATP फॉर्म होगी। ऐसे टाइप के फोस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो ऐसा SLP सिर्फ एक ही बार हुआ था हमारा, जब क्या बना था, सक्सिनाइल कोएंजाइम से आपने क्या बनाया था, क्या लिख रहे हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम से आपने सक्सिनिक एसिड बनाया था बेटा। उसी टाइम सिर्फ एक बार क्या फॉर्म हुई थी आपके पास, GTP। क्या डायरेक्ट ATP या GTP कहीं भी मिली है आपको? बाकी किसी पूरी साइकिल में ये नहीं मिलेगी। सिट्रिक एसिड साइकिल की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपकी क्या बन रही है बेटा, GTP बन रही है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। कौन सा आपको एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन सा आपको आयन चाहिएगा जो उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा? मैग्नीशियम आयन चाहिएगा। किसके लिए बेटा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम आयन आपको चाहिएगा किसके अंदर, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ, क्या है बेटा कॉमन फेज? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सबसे पहले क्या होगी बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, और एनएरोबिक में भी सबसे पहले क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस। हाँ या ना? जब तक पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तब तक उसका फेट डिसाइड नहीं कर सकते। पायरुविक एसिड का फेट डिसाइड करेंगे हम, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन, इट विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड किस में एंटर करेगा बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, चाहे फिर वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा तो वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी एंटर कर सकता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको पता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों किसके टाइप हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी बेटा? लिंक रिएक्शन या फिर आपकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन साइकिल। उसके बाद ये एंटर करेगा बेटा किसमें? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद आपका चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो NADH FADH बनेंगे उनसे हम क्या करेंगे? ATP बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस ही एक ऐसा फेज है जो दोनों का कॉमन स्टेप है। क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल। अभी अभी आपको नाम बताया था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों बोलते हैं ये भी रीजन बताया था ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं पता है ना आपको? क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है उसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसीलिए हमने क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला था। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का इसमें कोई काम नहीं है हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ना। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स बाय ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन के अंदर आपकी जब ग्लाइकोलाइसिस चलती है तो नेट गेन पूछा है बेटा इसमें। यहाँ पर तुम गलती करने के चांसेस रखते हो बिल्कुल, क्योंकि तुम टोटल ATP बता दोगे, इसीलिए क्या पूछा है? ये सिर्फ और सिर्फ नेट गेन पूछा है। बताओ नेट गेन बताइए। ये देखो ग्लाइकोलाइसिस वैसे तो 10 स्टेप रिएक्शन है, हम इतनी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक देख लेते हैं। अब आप देखो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार SLP होता है बेटा? SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 बार होता है और 2 बार में 4 ATP बनती है। देखो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था हमारा, 7th स्टेप की बात है, याद है ये? कौन से स्टेप की बात है बेटा? 7th स्टेप की। 6 स्टेप से हमें मिल चुका है क्या? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हम क्या करेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे। थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनेगा उस टाइम आपका क्या होगा बेटा? डीफॉस्फोराइलेशन। या फिर हम कह रहे हैं इसमें से हमने ATP रिमूव कर दी। कितने मॉलिक्यूल्स? 2, क्योंकि आपको पता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल चले आ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना लिया था ना, इसीलिए हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए होगी। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल। अब इसका क्या करेंगे? आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में या फिर म्यूटेज की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें बेटा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक सभी को ध्यान है? ये हो गया आपका 7th स्टेप, ये हो गया 8th स्टेप। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या बनता है बेटा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें बनाना है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर प्रोवाइड करेंगे और बनाएंगे फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। ये हो गया आपका कौन सा स्टेप? 9th स्टेप। ध्यान रखना बेटा, ये 9th स्टेप हो गया, ये 8th, 7th और ये 9th। अब लास्ट हमारा 10th स्टेप आपका क्या है? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल ही होता है 10th स्टेप।
फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से हमें क्या बनाना है बेटा, पायरुविक एसिड। ये है आपका सेकेंड SLP, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, जिसके अंदर आपने 2 ADP से क्या बना दिए, 2 ATP। क्लियर है? यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से जो आपका पायरुविक एसिड बनेगा वहां पर क्या होगी, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोस्फोराइलेशन। अब ये जो एंजाइम है ये क्या होता है बेटा, पायरुविक एसिड काइनेज। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसको मैग्नीशियम आयन भी चाहिएंगे, यहाँ लिख रही हूँ, और पोटाशियम आयन भी चाहिएगा। ठीक है, अपने आप को इंड्यूस करने के लिए या फिर कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। चलो तो आप मुझे देखो 7th स्टेप में और 10th स्टेप में आपका क्या हुआ है, 2 बार SLP इन 7th स्टेप और 10th स्टेप, है ना। और 2 बार में कितनी ATP आपकी बनी है, 4 ATP। टोटल तो 4 ATP बन गई आपकी। अब 4 में से 2 ATP आपकी यूज हो चुकी है जब आपने ग्लूकोज से क्या बनाया बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। और आपने इसको क्या दी थी बेटा, ATP। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या बनाया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोमर ही है इसका। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाओगे। यहाँ पर भी आपने क्या दी है, इसको ATP दी है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ, यहाँ पर भी आपने क्या दी थी बेटा, ATP दी थी ना। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के लिए आपने क्या दी थी, ATP। और ध्यान से देखना, मैंने पहला और थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल बनाया है, रिवर्सिबल नहीं है। देखो फर्स्ट सेकंड रिवर्सिबल है और थर्ड मैंने क्या बनाया है आपका, इरिवर्सिबल। ये चीज नोटिस कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है, नोट करना है आपको। फर्स्ट स्टेप है वो भी आपका इरिवर्सिबल है और थर्ड स्टेप भी क्या है आपका, इरिवर्सिबल है। और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तब भी हमने ATP दी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये मैं लिख देती हूँ आपका अच्छे से। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। यहां पर भी आपने क्या दी बेटा, ATP, और क्या बन गया, ADP। ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, रेट लिमिटिंग एंजाइम है पूरी ग्लाइकोलाइसिस का। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एलोस्टेरिक एंजाइम है। आगे पढ़ाऊंगी आपको, कोई क्वेश्चन आया तो एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग एंजाइम या पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी आप बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा, 4 ATP मिली थी, 2 आपकी पहले यूज कर ली, नेट गेन कितना हुआ, 2 ATP। आंसर क्या आ जाएगा, 2। आप इसमें 4 करने के चांस रखते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 बार SLP हुआ, रटा हुआ है, और 2 बार SLP हुआ तो 2 ATP मिली थी, 4 ATP हो गया। इसने टोटल गेन नहीं पूछा, नेट गेन पूछा है। ठीक है, क्लियर है ना, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सेस ऑफ ATP इनहिबिट्स द एंजाइम। देखो अभी याद करे थे, अभी क्वेश्चन आ गया। एक्सेस ऑफ ATP इनहिबिट्स द एंजाइम, कौन से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ATP क्या कर देगी बेटा, अगर ATP प्रेजेंट होगा तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहिबिट। ऐसा किसके साथ होता है ये बताना है बेटा, ध्यान से सुनो। एक एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने क्या किया था, ATP प्रोवाइड की थी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, है ना। ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है बेटा, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है।
Allosteric enzymes are those enzymes which have two binding site, one for substrate and other one for effector. जिसके पास दो साइट होती है बेटा, दो बाइंडिंग पॉकेट हैं. कितनी बाइंडिंग पॉकेट हैं? टू बाइंडिंग पॉकेट्स आर देयर. अब उन दो बाइंडिंग पॉकेट्स में से एक बाइंडिंग पॉकेट तो होती है इफेक्टर के लिए और एक बाइंडिंग पॉकेट होती है सबस्ट्रेट के लिए. इफेक्टर में भी इनहिबिटर और एक्टिवेटर. इफेक्टर बेटा इनहिबिटर भी हो सकता है और एक्टिवेटर भी हो सकता है. अगर एक्टिवेट करने वाला हुआ तो एक्टिवेटर इंड्यूसर या फिर इनहिबिटर दोनों टाइप का हो सकता है, यानी उसकी एक्टिविटी को प्रमोट भी कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है. क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बेटा एटीपी जो है वो इस एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करती है. ध्यान से सुनना, ये हमारा एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK. ये इसके लिए एटीपी, ये एटीपी किसके लिए बाइंड कर रही है? इनहिबिटर के तरह एक्ट कर रही है. अगर बात करें AMP की या फिर ADP की तो इससे ये बड़ा खुश हो जाता है, ये इसके लिए एक्टिवेटर का काम करती है. क्लियर है? तो आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा. फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है जिसके लिए एक्सेस ऑफ एटीपी एक्ट एज इनहिबिटर. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये कह रहा था फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ, यानी लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है बेटा. आपको क्या बनाना है? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाना है. ठीक है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम. ये बात कर रहा है बेटा लिंक रिएक्शन की. लिंक रिएक्शन को आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हो. क्या बोलते हो? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. बताइए फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है? यानी आपको पता चल रहा है यहां पर H+ आयन भी रिमूव होंगे और CO2 भी निकलेगी, दोनों चीजें यहाँ पर रिलीज होंगी, यानी कहीं ना कहीं NAD को NADH में हमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, चलो फिर करो ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा. तो टू मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास पायरुविक एसिड के. अब पायरुविक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने क्या दिया? कोफैक्टर A NAD+. यहाँ पर वेट कर रहे हैं. NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. CO2 आपकी निकल जाएगी, क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम. बनना एसिटिक एसिड था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? कोएंजाइम कोफैक्टर A है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा प्लस 2 NADH. क्या लिख रहे हैं? NDH क्या होता है? Na. ठीक है, और आपका क्या रिलीज होगा बेटा? CO2. कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल. क्लियर है? ये है आपकी रिएक्शन. ठीक है ना? चलो, और एंजाइम बताओ. पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. काफ़ी इसके अंदर आपका थायमीन. ठीक है, ये सब क्या है? कुछ इंड्यूसर, कुछ इफेक्टर वगैरह भी इसमें यूज़ होंगे. कोफैक्टर, लिपोइक एसिड, थायमीन. ठीक है, पायरोफॉस्फेट लिख सकते हो आप. क्या क्या यूज़ होंगे? कोफैक्टर A, लिपोइक एसिड, थायमीन, पायरोफॉस्फेट और Mg+2.
ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। अब ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कौन से आयन के प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी शो करता है, तो आपको पता चल गया Mg+2 है ना, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, चलो ये जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ। कर्ड फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ, कर्ड फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है बताओ, देख करके बताओ किसका रिजल्ट है कर्ड फॉर्मेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का है, अरे आपको पता है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बोथ आर द रिजल्ट ऑफ या फिर रिएक्शन ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों के दोनों किसकी रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। अब मैं आपको एक हिंट दे रही हूं यहां पर, ये ध्यान रखना, ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसके अंदर पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप होता है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकलेगी, यानी पायरुविक एसिड से क्या निकलेगी, CO2, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन और थर्ड स्टेप होगा रिडक्शन, और फाइनली आपका बन जाएगा क्या, एल्कोहल। ठीक है, यहां तक ध्यान रखोगे, अभी रिएक्शन भी करवाएंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या करना है आपको, वही पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर है। सेकेंड स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट आपको पता है पायरुविक एसिड बनना है। अब जो पायरुवेट होगा वो सेकेंड स्टेप में उसका क्या होगा, सीधा सीधा रिडक्शन। ध्यान रखना बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा ना तो नो CO2, कभी भी आपको कंफ्यूज करे आपको सीधा आंख बंद करके ये आंसर मार्क करना है, लैक्टिक एसिड बना रहे हो कोई CO2 नहीं निकलेगी, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। यहाँ पर 3 स्टेप होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन, यानी पक्का क्या निकलेगी, CO2। क्लियर है। अब हमारा जो कर्ड फॉर्मेशन है वो किसका रिजल्ट है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है, ये सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। चलो फिर क्या बना है, ग्लाइकोलाइसिस से फर्स्ट स्टेप हो चुका आपका ग्लाइकोलाइसिस, मान के चलो। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड। फॉर्मूला बता दो, COCOOH, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल। रिडक्शन करोगे ना, NaDH दोगे, ठीक है, 2H+, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, किसकी प्रेजेंस में बेटा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्या निकल जाएगा, 2NAD+। क्लियर है, ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है, पायरुविक एसिड का रिडक्शन कर दो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। जब मैंने आपको समझा दिया, हिंट दे दिया कि बेटा पायरुविक एसिड बनाओ ना, तो सिर्फ आपको कितने स्टेप करने हैं, 2 स्टेप, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा आपका लैक्टिक एसिड जब भी बनाओ तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लाइकोलाइसिस करनी है और रिडक्शन करना है, ये 2 ही स्टेप होंगे, ग्लाइकोलाइसिस और रिडक्शन। अगर अल्कोहल बना रहे हो तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप करने हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्लस डीकार्बोक्सिलेशन प्लस रिडक्शन, ये 3 स्टेप करने हैं आपको, और CO2 उसमें पक्का निकलेगी। अगर आप बात कर रहे हो कि इसके लैक्टिक एसिड की, सिर्फ 2 स्टेप करने हैं आपको, ग्लाइकोलाइसिस और रिडक्शन। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है बेटा। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अपना, ओके
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर हो गया हमारा सी। ये कह रहा है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। ओवरऑल गोल क्या है? ओवरऑल क्या चाहिए आपको? किससे? ग्लाइकोलाइसिस से, क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। बेटा चाहिए तो कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए? एटीपी, और तो क्या ही चाहिएगा इससे? एटीपी मिलेगा, और एटीपी अगर आपको बहुत सारे स्टेप में चाहिएगा, ना कि आपको एक साथ चाहिए, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एक साथ आप ब्रेक करते तो। ये बहुत सारी मल्टी स्टेप रिएक्शंस है ना, जिससे आपको क्या मिल रही है? एटीपी मिल रही है। एकदम से आपने एनर्जी नहीं ली कि ग्लूकोज को सीधा ब्रेक किया और एनर्जी मिल गई, आपको एटीपी मिली है स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स के अंदर। पूरे चैप्टर में ये तो हमने आराम से समझ लिया होगा कि मैम इतनी सारी रिएक्शंस हम कर क्यों रही, एटीपी के लिए कर रहे हैं, और एक साथ तो मिल नहीं रही एटीपी। ठीक है, ये लो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। ब्रेड पोरस हो जाती है बेटा, क्यों? क्योंकि उसमें CO2 रिलीज हो जाती है। कितनी अच्छी ब्रेड है ना। CO2 क्या है? इवेपोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रेड में आपको पोर्स नजर आते हैं। अब वो किसके एक्शन से होती है बताओ बेटा? यीस्ट के एक्शन से ही होती है। आपको पता है किसका? कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रहा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। 3 स्टेप्स होंगे ना। चलो फिर 3 स्टेप्स देख लें इसके। ठीक है, CH3COCOOH, ये हो गया हमारा क्या बेटा? पाइरुविक एसिड। अब इस पाइरुविक एसिड का आपको मैंने बता रखा है, पहले आपको करना है डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम? पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में जब आप इसका क्या करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CO2 निकाल दो। ठीक है, क्या मिलेगा आपका? आपको एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसका आप कर दो रिडक्शन। रिडक्शन करोगे तो आपका क्या बनेगा बेटा? C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, अब ये रिडक्शन कौन करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है बेटा? रिडक्शन, और क्या बना देता है आपके पास? अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो फिर रिडक्शन करने के लिए आपने NADH तो दिया ही होगा, 2NAD+ रिलीज हो गए आपके, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 2NAD+। ठीक है, और आपको लास्ट में CO2 तो मिली है, 2 मॉलिक्यूल्स वहीं पर निकाल दिए मैंने, वो ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिए। ये वही बात है बेटा, कभी तुम सोचो अलग अलग है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इसको। तो ये अल्कोहल और CO2 आपकी किसकी वजह से बनी है? यीस्ट की वजह से बनी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करो, फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे कोई ना कोई एक ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कॉमन है। एनसीईआरटी में एम्फीबॉलिक पाथवे बना हुआ है, उसमें साफ साफ दिया है फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करोगे, सीधी सी बात है क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का इतनी देर से हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम। कॉमन इंटरमीडिएट है।
अगर आपको वापस से फैट की सिंथेसिस करनी है, एसिटाइल को एंजाइम से वापस से बना लो, तो यही है क्या आपका लिंक है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये कह रहा है इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। पायरुविक एसिड आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस से बन रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट है बेटा क्या, पायरुविक एसिड, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स। क्या सिर्फ ऑक्सीजन अवेलेबल थी तब बनता है बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट तो भी होगी, नहीं है तो भी होगी। ग्लाइकोलाइसिस तो बनी होगी, पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। आगे इसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा। अब कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट कहाँ है? ब्रोकन डाउन इनटू, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है ये, ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। पायरुविक एसिड से हमने क्या बनाया था? एसिटाइल कोएंजाइम जरूर बनाया था, याद है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करके। ऑक्सीडेटिव, लास्ट टाइम हमने रिएक्शन की थी, दोबारा नहीं लिखवा रही हूँ, ये सिर्फ हिंट दे रही हूँ बेटा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करके हमने क्या बनाया था? एसिटाइल कोएंजाइम, और CO2 निकाली थी, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन लिखा हुआ है तो CO2 तो पक्का हमारी क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। ये बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है ऑक्सीडाइज इनटू एल्कोहल। बेटा पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर एल्कोहल बना था क्या? डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था और रिडक्शन हुआ था। डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन, इन दोनों प्रोसीजर से क्या बना था हमारा? एल्कोहल। तो ये भी क्या हो गया बेटा? आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। थर्ड वाली क्या है आपकी? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल एल्कोहल। आपको एल्कोहल बनानी है, अभी अभी हमने रिएक्शन की थी, देखो वो रिएक्शन करने के कितने बेनिफिट हो गए हमारे पास। इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला? डिकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज दोनों एंजाइम की प्रेजेंस में हमने क्या किया था? इथाइल एल्कोहल बनाया था, याद है ना सभी को? ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन किया था CH3COCOOH, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल। क्या किया था हमने सबसे पहले? डिकार्बोक्सिलेशन। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बना लिया था? CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल, है ना। और क्या निकल गई थी बेटा? 2 मॉलिक्यूल CO2 के। बार बार रिएक्शन कर रहे हैं, देखो हम एक एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इसका हमने क्या कर देना है? रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और क्या बन गया था आपका? C2H5OH। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। CO2 आपकी रिलीज हो ही गई, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन किया था तो NAD+ बाहर निकलेगा, क्योंकि रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे? NADH, NAD+ बन जाएगा। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना बेटा? ये हमारा हो गया आपका पूरा स्टेप, ठीक है। चलो फिर सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिए, बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी जम के प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अपना फ्लो ब्रेक नहीं करना बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, लगातार कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं डेली, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपनी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।